नमस्कार। आज की वीडियो में पब्लिक फाइनेंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बजट घाटे के बारे में अध्ययन करेंगे। पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक में इसके पहले हम लोग कुछ प्रमुख टॉपिकों के बारे में, जैसे लोक वित्त की अवधारणा, परिभाषा, विषय वस्तु, लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर, सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु, मेरिट वस्तु, बजट परिचय, परिभाषा एवं उद्देश्य, बजट के प्रकार जैसे विधायी एवं कार्यकारी बजट, सामान्य अंतरिम बजट, परफॉर्मेंस बजट, घाटे का एवं लाभ का बजट, आउटकम बजट, शून्य आधारित बजट, लैंगिक बजट एवं इसके अलावा घाटे की संकल्पना एवं प्रकार जैसे राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी घाटा, जुड़वा घाटा, मौद्रिक घाटा, इन सब के बारे में अध्ययन किए हैं। इसके अलावा समेकित, सार्वजनिक एवं आकस्मिक कोष के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में बजट घाटे के क्या कारण हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बजट घाटे के कारणों में दो कारण मुख्य रूप से, एक पहला कारण व्यय पक्ष और दूसरा कारण राजस्व पक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ बजट घाटे के प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ते हैं, आंतरिक एवं बाह्य अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और भारत में बढ़ते बजट घाटे पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बजट घाटे से क्या तात्पर्य है? घाटा जब कुल व्यय ज़्यादा होता है गवर्नमेंट का या व्यक्ति का, कुल व्यय अधिक होता है और कुल आय कम होती है। तो जब कुल व्यय अधिक होगा तो कुल आय कम होगी, तो उससे घाटा उत्पन्न होगा। जैसे मान लेते हैं कुल व्यय 500 करोड़ रुपए है और कुल आय 300 करोड़ रुपए है, तो इससे 200 करोड़ रुपए का घाटा उत्पन्न होगा। अब घाटे के क्या कारण है, ये 200 रुपये का जो घाटा हो रहा है इसके क्या कारण हैं? तो इसके दो कारण सामने आते हैं। पहला कारण व्यय पक्ष है और दूसरा कारण राजस्व या आय पक्ष है। तो व्यय पक्ष के क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में जानेंगे। व्यय पक्ष में पहला कारण उच्च तथा बढ़ते हुए ब्याज के कारण। उच्च तथा बढ़ते हुए ब्याज के क्या कारण हैं? ब्याज या ऋण के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक स्रोत होता है और दूसरा बाह्य स्रोत होता है। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत देश के भीतर सरकार के उधार, सरकार इस ऋण को बैंक, व्यक्तियों, व्यापारिक फर्मों और अन्य आंतरिक स्रोतों से लेती है, जिसमें मुख्य रूप से इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय बचत योजना को शामिल किया जाता है। और बाह्य ऋण में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिया गया ऋण बाह्य ऋण कहलाता है, जिसमें IMF से लिया गया ऋण, एशियन विकास बैंक से लिया गया ऋण, इसके अलावा द्विपक्षीय उधार ऋण, बहुपक्षीय उधार ऋण से लिया गया पैसा बाह्य ऋण के स्रोत में शामिल किया जाता है। सरकार की घरेलू देनदारियों की अगर बात की जाए तो 2022-23 में 95.1% थी और बाह्य देनदारियों में 4.9% बाह्य देनदारियाँ थी। और मार्च 2022 में गवर्नमेंट का विदेशी ऋण जो था वह 19.9% था। 2022-23 के बजट में ब्याज भुगतान भारत सरकार द्वारा 9,40,06,51 करोड़ रुपए का किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक था। दूसरा जो कारण है वित्तीय क्रियाशीलता का कारण, क्षमता से अधिक जानबूझकर खर्च करना राजस्व घाटे का व्यय पक्ष का प्रमुख कारण है। इसमें वित्तीय क्रियाशीलता मुख्य रूप से क्षमता से अधिक जानबूझकर कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना या अन्य योजनाओं में खर्च करना, जिससे
सरकार को इनकम कम होती है और व्यय ज़्यादा हो जाता है, जो मुख्य रूप से घाटे का कारण बनता है। अगला जो घाटे का कारण है, उच्च तथा बढ़ते हुए प्रतिरक्षा व्यय। उच्च तथा बढ़ते हुए प्रतिरक्षा व्यय कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अंततः घाटे का कारण बनते हैं। 2016 में 55.9 अरब रुपये, 2021 में 76.6 अरब रुपये और 2022-23 में 76.88 अरब रुपये प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा पर देश की खर्चा किए गए, जो जीडीपी का 2.9% था। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के मामले में खर्चे की बात की जाए तो पहले स्थान पर यूएसए, सेकेंड स्थान पर चीन और थर्ड नंबर पर भारत का आता है। थर्ड नंबर भारत का आता है, जो रक्षा या प्रतिरक्षा में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विश्व में पैसा खर्चा करता है। तो यह रक्षा या प्रतिरक्षा पर उच्च व्यय जो है, यह भी एक घाटे का प्रमुख कारण है। अगला, सब्सिडी का बढ़ता स्तर, ये भी एक घाटे का कारण है व्यय पक्ष में। सब्सिडी मुख्य रूप से उर्वरक, खाद्यान्न और पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी बहुत ज़्यादा होती है, जो घाटे को कहीं ना कहीं बढ़ाती है। सभी सब्सिडियों पर भारत सरकार का व्यय वर्तमान में लगभग 28% किया जा रहा है। लगभग 4.03 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी पर व्यय हो रहा है। तो सब्सिडी, बढ़ती हुई सब्सिडी जो उर्वरक पर, खाद पर या खाद्यान्न पर और पेट्रोल पर दी जाती है, उससे राजस्व घाटा या कह सकते हैं घाटा बढ़ रहा है। अगला जो कारण है बढ़ते हुए घाटे का कारण, राज्यों के बढ़ते हुए राजस्व स्थानांतरण। राजस्व के बढ़ते हुए राजस्व स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से वित्त आयोग जिम्मेदार होता है, और वित्त आयोग राज्यों को विभिन्न या अलग अलग वित्त आयोगों में अलग अलग धनराशि या टैक्स के माध्यम से कर की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है। और 14वें वित्त आयोग में राज्यों का हिस्सा 42% था, 15वें वित्त आयोग में इसे घटाकर 41% कर दिया गया। लेकिन अगर 13वें या 12वें वित्त आयोग से देखा जाए तो 12वें वित्त आयोग में राज्यों की हिस्सेदारी 30.5% थी कर प्राप्त राजस्व से, 13वें वित्त आयोग में 32.5% थी और 14वें वित्त आयोग में इसे 42% कर दिया गया और 15वें वित्त आयोग में इसे घटाकर 1% 41% कर दिया गया। तो यह व्यय भी घाटे का प्रमुख कारण है। इसके अलावा वेतन आयोग का प्रभाव, वेतन आयोग के माध्यम से सभी कर्मचारियों के वेतन में, गवर्नमेंट कर्मचारियों के वेतन में लगभग वृद्धि होती है, और यह वृद्धि अत्यधिक खर्चा को, सरकार के खर्चे को प्रदर्शित करती है, जो घाटे का कारण बनती है। अगला घाटे का कारण क्या है? सरकारी व्यय में बेतहाशा वृद्धि। सरकारी व्यय में वृद्धि भी घाटे का मुख्य कारण है। 2022-23 के बजट में अगर कुल व्यय और प्राप्ति की बात की जाए तो कुल व्यय 39 लाख करोड़ रुपए था और कुल प्राप्ति 22 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार से 17 लाख करोड़ रुपए का बजट घाटा था। इसी प्रकार से 23-24 में कुल प्राप्ति 27.2 लाख करोड़ रुपए थी और कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से 18 लाख करोड़ रुपए का घाटा था। तो बढ़ता हुआ सरकारी व्यय, जो व्यय कहीं भी खर्चा होता है या गवर्नमेंट योजनाओं पर, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन आदि योजनाओं पर किया गया व्यय, इसके अलावा बांध, सिंचाई, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किया गया व्यय, सरकारी व्यय बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है इन सब व्ययों में, यह भी बढ़ते घाटे का कारण है। अगला पेंशन तथा प्रशासनिक व्यय।
पेंशन और प्रशासनिक व्यय भी घाटे का मुख्य कारण है। अब दूसरा जो घाटे का पक्ष है वह राजस्व पक्ष या आय पक्ष, रेवेन्यू साइड। इसमें क्या है, इसमें रेवेन्यू साइड में विशाल लंबित कर राशियां। विशाल लंबित कर राशियों का तात्पर्य उन कर राशियों से है जो कर आय कर के माध्यम से या अन्य किसी प्रत्यक्ष कर के माध्यम से या अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं और वह व्यक्ति धीरे धीरे उसको टालते हैं, वह देने से कतराते हैं, देना नहीं चाहते हैं। तो वह धीरे धीरे क्या होता है, एक समय के बाद बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है लंबित कर राशियों में। इससे यह राशि बढ़ती चली जाती है और बजट में कहीं ना कहीं वह राशि घाटे को प्रदर्शित करती है। तो विशाल कर राशियां जो हैं राजस्व पक्ष में या आय पक्ष में घाटे का कारण है। दूसरा जो राजस्व पक्ष या आय पक्ष में घाटे का कारण है वह विनिवेश की प्राप्ति का लक्ष्य से कम होना। विनिवेश की प्राप्ति लक्ष्य से हमेशा कम ही रहती है। 2023 में विनिवेश 65,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन प्राप्ति हुई 31,106 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। और 23-24 में विनिवेश का लक्ष्य गवर्नमेंट ने कितना रखा, 60,000 करोड़ रुपया रखा था, लेकिन इसे बाद में घटाकर 51,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन इसका भी कोई प्रमाणित डाटा नहीं आया है कि कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया। अगला जो घाटे का कारण है राजस्व पक्ष का, कर आधार का छोटा व संकुचित होना। कर आधार का छोटा व संकुचित होना। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का जो आधार है वह छोटा या संकुचित है, इससे घाटे की उत्पत्ति होती है। अगर कर थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों पर तो घाटा कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है। अगला 4 नंबर का जो कारण है, एक प्रभावशाली सुशासन का अभाव तथा व्यापक रिसाव। करों में व्यापक रिसाव के कारण भी घाटा उत्पन्न होता है। अगला दोहरा वैश्विक आघात, जिसमें कह सकते हैं वैश्विक वित्तीय संकट के साथ कोविड-19 महामारी, उच्च वैश्विक कीमतें विशेषकर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि घाटे का कारण बनता है। और समय समय पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन पैकेज, वह कृषि या किसान माफ़ी योजना हो या अन्य लाभकारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, वह भी घाटे का सबब या कारण बनती हैं। तो ये घाटे के इतने कारण हैं, जिसमें हमने घाटे के व्यय पक्ष के क्या कारण हैं और राजस्व पक्ष के क्या कारण हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब घाटे के क्या प्रभाव हैं, अगर ये घाटा हो रहा है तो इसके क्या प्रभाव हैं, इसको जान लेते हैं। घाटा या कह सकते हैं राजकोषीय घाटा एक समष्टि भावी चर है। समष्टि भावी चर कैसे है, अगर घाटा हो रहा है तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको घाटा को एक समष्टि भावी चर कहा गया है। 1991 में 91 की आर्थिक नीति में घाटा को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया। इस नीति में मांग एवं पूर्ति पक्ष में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया। मांग एवं पूर्ति को समायोजित करते हुए 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई। घाटा, राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। लोगों के पास मुद्रा अधिक हो जाती है, जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिससे वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं। कीमतों का बढ़ना स्फीति कहलाता है और स्फीति अर्थव्यवस्था को गतिहीनता की ओर ले जाती है। इस स्फीति या गतिहीनता का प्रभाव अर्थव्यवस्था के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र पर अलग अलग पड़ता है। क्या होता है, अगर घाटा हो रहा है तो घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, ऋण लेती है। और अगर सरकार ऋण लेती है, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, बढ़ती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिससे वस्तु की मांग बढ़ती है, जिससे वस्तु की कीमत बढ़ती है।
और कीमत बढ़ने से क्या होता है, कीमत बढ़ने को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। और मुद्रास्फीति जो है अर्थव्यवस्था को गतिहीनता की ओर ले जाती है, जिससे क्या होता है, स्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आंतरिक या घरेलू क्षेत्र पर घाटे के क्या प्रभाव हैं। अर्थव्यवस्था में कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग कम होती है। कीमत बढ़ती है, जैसे अर्थव्यवस्था में कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, कम होगी, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और बचत कम होगी, पूंजी निर्माण दर कम होगी, जिससे आर्थिक विकास कम हो जाएगा। यह घरेलू क्षेत्र पर घाटे के प्रभाव को दिखाया गया है। आंतरिक क्षेत्र पर या अब बाह्य क्षेत्र पर या बाहरी क्षेत्र पर घाटे के क्या प्रभाव हैं। कीमत बढ़ने से घरेलू वस्तु महंगी होगी, जिससे विदेशों में मांग कम होगी, अर्थात निर्यात में कमी होगी, जिससे विदेशी प्राप्ति में कमी आएगी। दूसरी तरफ क्या होगा, कीमत बढ़ने से घरेलू वस्तु महंगी होगी तथा विदेशी वस्तु सस्ती होगी, जिससे आयात बढ़ेगा। आयात बढ़ने से विदेशी देनदारियां बढ़ेंगी। विदेशी प्राप्ति कम होने और विदेशी देनदारी ज़्यादा होने से भुगतान संतुलन में घाटा बढ़ेगा। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कर्जा लेगी, जिससे क्या होगा, मुद्रापूर्ति वैल्यू ऑफ प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई ऑफ प्राइस बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था गतिहीनता की ओर जाएगी, जो आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी। बाह्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाह्य क्षेत्र पर कीमत बढ़ने से घरेलू वस्तु महंगी हो जाएगी। प्राइस बढ़ने से घरेलू वस्तु महंगी होगी, जिससे क्या होगा, विदेशों में मांग कम हो जाएगी। जब घरेलू वस्तु महंगी हो जाएगी तो विदेशी लोग मांग कम करेंगे। मांग कम करेंगे तो निर्यात कम हो जाएगा। अब निर्यात अगर कम होगा तो इससे क्या होगा, विदेशी प्राप्ति में कमी आएगी, विदेशी प्राप्ति में कमी आएगी। एक तो ये प्रभाव होगा। दूसरा प्रभाव क्या होगा, दूसरा प्रभाव होगा कीमत बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से घरेलू वस्तु क्या होगी, महंगी होगी। घरेलू वस्तु महंगी होगी, जिससे क्या होगा, विदेशी वस्तु सस्ती हो जाएगी, विदेशी वस्तु सस्ती हो जाएगी और इससे आयात बढ़ेगा। आयात बढ़ने से विदेशी देनदारियां बढ़ेंगी। विदेशी देनदारियां अगर बढ़ेंगी, इससे क्या होगा, विदेशी देनदारियां अगर बढ़ेंगी और प्राप्तियां कम होंगी, देनदारियां अगर बढ़ेंगी और प्राप्तियां कम होंगी तो क्या होगा, भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न होगा। और इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या होगा, क्या करेगी गवर्नमेंट, कर्जा लेगी, जिससे क्या होगा, मुद्रापूर्ति बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ने से अर्थव्यवस्था गतिहीनता की ओर जाएगी, जिससे आर्थिक विकास क्या होगा, प्रभावित होगा। यह बाह्य क्षेत्र पर घाटे के प्रभाव हैं। अब भारत में राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने हैं तो उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं घाटा कम करने के लिए। तो 1990 के दशक में प्रारंभ से राजकोषीय घाटा वित्तीय नीति का केंद्र बिंदु रहा है। विगत वर्षों में इस घाटे पर अंकुश लगाने के लिए व्यय तथा राजस्व दोनों ही क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन या कदम उठाए गए हैं, जिसका परिणाम भारत में राजकोषीय परिदृश्य में सुधार के रूप में देखा गया है। पहला कदम क्या है, व्यय सुधार आयोग का गठन सन 2000 में केपी गीता कृष्णन की अध्यक्षता में। 2000 में क्या किया गया था, वर्ष 2000 में केपी गीता कृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने 3 प्रमुख सुझाव दिए थे। गीता कृष्णन ने 3 प्रमुख क्या क्या सुझाव दिए थे। पहला सुझाव इन्होंने दिया था सब्सिडी का युक्तिकरण, जिसमें खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोल, इन सभी सब्सिडियों के आकार में कमी करना था। केवल लक्षित समूह तक सीमित करने की बात केपी गीता कृष्णन ने की थी कि सब्सिडी का युक्तिकरण किया जाए और धीरे धीरे सब्सिडी को कम किया जाए। और गवर्नमेंट इस
मुहिम पर काम भी कर रही है, सब्सिडी को धीरे धीरे कम कर रही है। दूसरा क्या इन्होंने सुझाव दिया, सरकारी कर्मचारियों की संख्या उचित स्तर पर लाना 2004 में, इसके लिए VRS स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चलाने की बात की गई थी। इससे क्या होगा, कर्मचारी की संख्या उचित स्तर पर आ जाएगी और जो घाटा है, जो कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है वो वेतन कम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिससे घाटा धीरे धीरे सीमित किया जा सकेगा। अगला क्या सुझाव दिया था इन्होंने, गीता कृष्णन ने मंत्रालयों व विभागों के आकार को अनुकूलतम करना, मतलब मंत्रालयों व विभागों के आकार में मंत्रियों की संख्या को सीमित करना, एक मंत्रालय में दूसरा मंत्रालय मिलाकर काम करना और मंत्रियों की संख्या को सीमित करके, स्टाफों की संख्या की सीमित करके व्यय को कम किया जा सकता है। गीता कृष्णन का ऐसा सुझाव था। अगला दूसरे नंबर का सुझाव या कदम क्या है, नई पेंशन स्कीम चालू की गई। इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2004 या उसके पश्चात सरकारी नौकरी में प्रवेश करने वाले को अपने वेतन या महंगाई भत्ते का 10% भाग स्वयं प्रदान करना पड़ेगा तथा इसके बराबर राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। फिर जो इकट्ठा होगा, कर्मचारी रिटायरमेंट लेगा तो उसको वह राशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत भी घाटा को कम किया जा सकता है। अगला, राज्यों के ऋणों में कमी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली राशि केवल अनुदानों तक सीमित रहेगी। राज्य अपने ऋणों की व्यवस्था स्वयं विभिन्न स्रोतों से करेंगे। राज्यों को दिया जाने वाला ऋण धीरे धीरे क्या होगा, कम कर दिया जाएगा। ये भी घाटे को कम करने का एक उपाय है, इससे भी घाटा कम किया जा सकता है। अगला, शून्य आधारित बजट प्रणाली का अपनाया जाना। व्ययों में तार्किक व प्रभावी नियंत्रण के लिए 1999 2000 में चरणबद्ध रूप से शून्य आधारित बजट प्रणाली अपनाई गई। शून्य आधारित बजट प्रणाली के जनक की अगर बात की जाए तो 1969-70 में पीटर ए पायर द्वारा शून्य आधारित बजट प्रणाली का आविष्कार किया गया था और सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट प्रणाली अमेरिका में अपनाई गई थी। अगला क्या सुझाव दिया गया, ब्याज सुधार। सरकार द्वारा कई जमा योजनाओं पर देय ब्याज दरों की विगत वर्षों में कमी की गई है ताकि ब्याज भुगतान का बोझ कम किया जा सके। ये भी व्यय को कम करने का या घाटे को कम करने का एक उपाय है। केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋण को समाप्त कर दिया है। बचत खाते पर ब्याज दर अब स्वतंत्र रूप से बैंक द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इस योजना के तहत, मतलब ब्याज योजना के तहत भी घाटे को कम किया जा सकता है। परिणाम बजट का अपनाया जाना घाटा कम करने का एक प्रमुख तरीका है। अब आगे, घाटा कम करने के लिए सरकार व्यय कम करती है तथा राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करती है। क्या बताया गया है, घाटा कम करने के लिए सरकार व्यय कम करती है तथा राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करती है। व्यय जब धीरे धीरे सीमित होगा और राजस्व बढ़ेगा तो घाटा कम होगा। सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कर ढांचा में सुधार किया है। 1991 में चलैया समिति का गठन किया गया। कर राजस्व को बढ़ाने के लिए समिति ने कर राजस्व लोच बढ़ाने के लिए समिति ने कर आधार के फैलाव तथा कर सरलीकरण के साथ सेवा कर लगाने की बात कही थी। सरकार ने कर राजस्व को बढ़ाने के कर ढांचे में हमेशा सुधार किया, लेकिन इसके अलावा सरकारी राजस्व को बढ़ाने का एक तरीका गैर कर राजस्व भी है। कर राजस्व के अलावा गैर कर राजस्व में परिवर्तन करके भी राजस्व को बढ़ाया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं घाटे को कम करेगा। गैर कर राजस्व में जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, पुलिस, पेयजल सुविधा, जुर्माना, लाभ, शुल्क, ब्याज, सब्सिडी के शुल्क में वृद्धि करके
कर राजस्व को बढ़ाया जा सकता है और व्यय को कम किया जा सकता है। व्यय को जब कम किया जाएगा और गैर कर राजस्व को बढ़ाया जाएगा तो इससे धीरे धीरे घाटा कम होगा, जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए अच्छा माना जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने घाटे के क्या कारण हैं, जिसमें व्यय पक्ष और आय पक्ष के साथ साथ घाटे के प्रभाव, जिसमें आंतरिक या घरेलू प्रभाव क्या हैं, विदेशी या बाह्य प्रभाव क्या हैं, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर घाटे के क्या प्रभाव हैं। इसके अलावा भारत में घाटा कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम हैं, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब अगली क्लास में सरकार की आय के स्रोत या सार्वजनिक आय के क्या स्रोत हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस के जो जो टॉपिक पढ़े हैं उन सब टॉपिकों का वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो क्रम से सारे वीडियो हैं, देख लीजिए। और लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है।